हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का बीओ का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था और सेकंड चैप्टर का जो पहला भाग था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो इसका दूसरा भाग है कंपनी का गठन किस तरह होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे एक कंपनी का गठन किस तरह होता है। देखिए, कोई भी कंपनी हो और उसका अगर गठन करना है, उसको अगर चलाना है, तो इसके 3 पायदान बताए गए हैं। 3 पायदान कौन कौन से हैं? प्रवर्तक, समावेलन और पूंजी अंशदान। प्रवर्तक होता है जो कंपनी को का मालिक होता है, जिसके माइंड में कंपनी बनाने की आती है, ठीक है। समावेलन होता है उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद उसका एक प्रपत्र मिलता है समावेलन का। और इसके बाद तीसरा है पूंजी अंशदान, के लोगों को पूंजी जो शेयर है उनको इश्यू करना, ठीक है। तो इसमें एक बात समझने की यह है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, निजी कंपनियां होती है, उनमें पूंजी अंशदान नहीं होता। वो अपने शेयर को पब्लिक को इनवाइट करने के लिए नहीं देती, तो इसलिए उनका पूंजी अंशदान नहीं होता। उनका समावेलन पत्र मिलते ही उनका जो व्यापार है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सरकारी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन क्या होता है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। ये वह व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रविवरण में जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें लिखा होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ये वो इंसान होता है जिसके माइंड में कंपनी बनाने की आती है, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कराता है, उसका नाम देखता है, सारी चीज़ें कराता है, वो प्रवर्तन होता है उस कंपनी का, ठीक है। तो इसकी भी कुछ सीमाएं, कुछ क्रियाएं होती है जो एक प्रवर्तन करता है। सबसे पहले व्यवसायिक अवसर की पहचान। सबसे पहले देखता है कि उसको व्यवसाय क्या स्टार्ट करना है, पूंजी कहाँ से लानी है, किस तरह का वातावरण होगा, लाभ कैसा होगा, किस तरह, ये सारी चीज़ें वो पहले ही पहचान कर लेता है व्यवसाय की, ठीक है। इसके बाद होता है व्यवहार संबंधित अध्ययन। कोई भी अगर विचार हमारे माइंड में आता है तो उसको आकार देना इतना सरल नहीं होता। हमने सोच तो लिया कंपनी बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन जब उसके ऊपर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती है। तो जिस तरह कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो उसमें कहाँ किस तरह लागत होगी, कहाँ से लागत लगेगी, कितनी लागत लगेगी, लाभदायकता क्या होगी, मांग कैसे होगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें देखता है। इसी के अंदर तकनीकी व्यवहारता। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि माल की जो उपलब्धता होती है, तकनीकी या सहायता की वजह से उस व्यापार का विचार त्यागना पड़ता है। हमने सोच तो लिया लेकिन वो अगर नहीं हो रहा तो उसे फिर छोड़ना पड़ता है। वित्तीय व्यवहारता, पैसों का किस तरह, अगर किसी ने सोच लिया और पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो भी त्यागना पड़ता है। इसी तरह आर्थिक व्यवहार्यता, जब विचार आता है और उसमें वही है पैसों की कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है तो इसमें भी विचारों को त्यागना पड़ता है। नाम का अनुमूलन, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में क्या नाम होगा, उसकी सार मुद्रा किस नाम से होगी, उसका फॉर्म में क्या नाम लिखा जाएगा, सारी चीज़ें उसको पहले ही ध्यान रखनी होती है और सारी चीज़ें पहले ही सोचनी होती है। ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता को निश्चित करना। कंपनी जब स्टार्ट होती है तो जो प्रथम संचालक होता है कंपनी का, वो ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर करता है, वही उसका कंपनी का निर्देशक बनता है और योग्यता अंश को भी क्रय वही करता है। पेशेवरों की नियुक्ति, जब कंपनी का पंजीकरण हो जाता है तो उसके प्रपत्र का निर्माण करना या कंपनी के अंशों को बेचना या खरीदना, उसमें दलालों की नियुक्ति करना, कानूनी कार्रवाई के लिए वकीलों का होना, ये सारी चीज़ें पहले ही नियुक्ति कर ली जाती है। आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, जैसे पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम क्या होता है इसको हम समझते हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी का ये बताता है कि कंपनी की सीमाएं कहाँ तक होती है। मुख्य प्रपत्र होता है ये कंपनी का, इसमें क्या क्या लिखा होता है, नाम वाक्य, पंजीकृत कार्यालय वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, संघ अभिधान वाक्य, ये सारी चीज़ें पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। कंपनी की सीमाओं को ये बताता है कि कंपनी इस सीमा तक अपना व्यापार करेगी
पार्षद अंतर नियम क्या होता है? पार्षद अंतर नियम होता है कंपनी के जो अंदर काम करने वाले होते हैं उनके नियम क्या होंगे, प्रबंध अधिकारी, संचालक मंडल या अधिकारी या और उनका कर्तव्य किस तरह का होगा, किस तरह वो बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के अंतर नियम में लिखी होती है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको अलग से उसका अंतर नियम में लिखा होता है। ये पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के अंतर हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। प्रस्तावित निर्देशों की सहमति, तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के साथ जो प्रस्तावित जो निर्देशक होता है उसका सहमति प्रपत्र भी देना होता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये इसकी जगह हस्ताक्षर प्रवर्तक के चलते हैं। संविदा क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब प्रबंधक या निर्देशक पूर्णकालीन प्रबंध के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इसे संविदा कहते हैं। ठीक है। वैधानिक घोषणा जब की जाती है और इसमें शुल्क भुगतान, जो इसकी फाइलों का भुगतान वगैरह है वो सारा इसमें होता है। ठीक है। समामेलन की बात करेंगे। समामेलन क्या होता है? जब प्रवर्तक का काम ये पूरा हो जाता है जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसके बाद समामेलन होता है। समामेलन के भी कुछ चरण हैं, जैसे आवश्यक प्रलेखों को जमा करना, शुल्क का भुगतान करना और समामेलन का पत्र, जो इस प्रमाण पत्र जो इस तरह का होता है वो प्राप्त करना। समामेलन का जो प्रमाण पत्र होता है इसके मिलने के बाद कंपनी अपने अस्तित्व में आती है, एक वैधानिक संस्था बन जाती है। ये होना जरूरी है, इसके बाद ही कोई भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर सकती है। पूंजी का विधान क्या होता है? पूंजी, तो जब समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो कोई भी कंपनी उसके बाद अपने कैपिटल को देखती है कहाँ से इकट्ठी करनी है, फिर उसके जो शेयर हैं उन्हें इश्यू करती है। मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं करती पब्लिक को, जो पब्लिक कंपनी होती है वो करती है। तो सबसे पहले इसमें क्या चरण है? सेबी से अनुमोदन प्राप्त करना। सेबी जो होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में ही स्थित है, जो 12 अप्रैल 1988 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो अंशधारी होते हैं उनके हितों का संरक्षण करना होता है। उन्हीं के लिए इसका गठन किया गया था ताकि उनके पैसों की रक्षा की जा सके, उनके इन्वेस्टमेंट की रक्षा की जा सके। तो इसीलिए सेबी अस्तित्व में आया था। तो इसका दूसरा होता है प्रविवरण व इसके स्थान पर प्रविवरण को भरना। तो इसके बाद सबसे पहले एक प्रविवरण इसमें जारी किया जाता है जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है, अंशों की, क्या अंश हैं, कितने हैं, कंपनी क्या काम करती है, सारी चीज़ें उस प्रविवरण में होती है। और प्रविवरण इस तरह समझ लीजिए आप, जिस तरह अगर किसी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने तो वहाँ सबसे पहले वो आपको प्रोस्पेक्टर प्रविवरण ही देता है, दिखाता है आपको हमारे स्कूल में क्या क्या है, फिर उसमें से एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को आप भर के फीस जमा करते हैं। तो इसी तरह का प्रविवरण होता है कंपनी शेयर इश्यू करने से पहले जो जारी करती है। बैंकर, दलालों और अभियोजनों की नियुक्ति करती है ताकि जो कंपनी के शेयर हैं वो बिक जाएं, और जो बैंकर और जो दलाल हैं कुछ कमीशन पर उन शेयरों को बिकवा दे कंपनी को। न्यूनतम अभिदान प्रविवरण जब जारी कर दिया जाता है तो 30 दिन के भीतर कंपनी को सेबी ने जो निर्धारित कर रखे हैं 90% अभिदान प्राप्त करना अनिवार्य है। जितने शेयर कंपनी इश्यू करती है उसका 90% जो शेयर हैं वे इश्यू हो जाने चाहिए, उनका पैसा आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सेबी के नियम के अनुसार उनका पैसा उन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए कंपनी इन अभियोजकों या ब्रोकरों या जो एजेंट होते हैं उनकी नियुक्ति करती है। स्कंद विपणनी को आवेदन, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है तो उससे पहले स्कंद विपणनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर कोई कंपनी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही तो वो अपने शेयर को नहीं सेल कर सकती और उसके जो अभिदान की जो तिथि है वो भी बंद हो जाएगी और उसके अंश जो हैं वो अवैध हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 80 और जो पैसा आया है 80 दिन के भीतर अंशधारियों को वो पैसा वापस लौटाना होगा। अंशों का आवंटन करती है, जब कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है और अपने शेयर इश्यू कर देती है और न्यूनतम अभिदान के अनुसार पैसा आ जाता है तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, उन शेयर को अलॉट कर देती है। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन लेती है, प्रोस्पेक्टस में से एक एप्लीकेशन निकलती है। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है आपको कितने शेयर चाहिए, कितने शेयर आप खरीदेंगे, सारी चीज़ें लिखी होती है।
और उसके बाद एप्लीकेशन मनी लिखी होती है कि आप इतनी एप्लीकेशन मनी के साथ हमको भेज दीजिए। उसके बाद कंपनी देखती है, उसको अगर शेयर देना होते हैं तो कंपनी उसको शेयर दे देती है। उसके बाद अगर उसको शेयर देना होते हैं तो कंपनी उसको शेयर अलॉट कर देती है। और मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था तो कंपनी मान लीजिए 2 रुपये ले लेगी, 3 रुपये ले लेगी एप्लीकेशन पर, बाकी वो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पर उस बंदे से पैसा ले लेगी। धीरे धीरे करके कंपनी उससे पैसा ले लेगी। एप्लीकेशन इसलिए आता है ताकि पता लग सके कौन बंदा कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, उसका नाम, पता, कितने अंश चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है? तो क्या होती है कंपनी? वो कंपनी होती है जिसमें एक ही निर्देशक होता है, एक ही अंशधारी होता है। जो कंपनी स्टार्ट करता है सिर्फ एक व्यक्ति होता है। यूरोप और ब्रिटेन में इस तरह की कंपनियां सफल हुई है और ये कंपनी, इनका एक अपना एक ही उत्तराधिकारी होता है और कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर इसको अपना पंजीकरण कराना जरूरी होता है। कंपनी का नाम के जो आगे ओपीसी लिखा जाता है, जो अधिकारी होते हैं लिखित में स्वीकृति देते हैं इस चीज़ की। तो कंपनी का जो स्वामी होता है रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर अपने उत्तराधिकारी चेंज भी करा सकता है। ठीक है, निर्देशक एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो साल में इसमें 2 साल बैठक करनी आवश्यक है। और पंजीकरण कराने के बाद इसके निर्देशक को DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा।